स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे खिलाफत एजिटेशन की। तो ये खिलाफत आंदोलन था क्यों और इसको शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि जो आर मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम्स टू प्रोटेक्ट द खलीफा द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये एक मूवमेंट था भाई, जो कि स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा, टू प्रोटेक्ट द खलीफा। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, खलीफा की पोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये खलीफा कौन होता है, खलीफा होता है स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम, यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनका आध्यात्मिक नेता जो थे वो कौन थे, खलीफा थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई ये खलीफा कौन थे, है ना, और ये जो ये खिलाफत जो एजिटेशन मूवमेंट था ये शुरू क्यों किया गया था, इसके पीछे कारण क्या थे। तो एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं, है ना। क्या हुआ था, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। मान लीजिए कि आपका जो वर्ल्ड है ना वो दो तरीके से ना डिवाइड हो गया था उस टाइम पर, है ना। एक साइड तो आपकी सेंट्रल पावर्स थी, है ना, और दूसरी तरफ आपकी एलाइड पावर्स थी। यानी एक तरफ तो आपके मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, दूसरी तरफ आपके धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र मतलब एलाइड पावर्स एंड धुरी राष्ट्र मतलब आपकी सेंट्रल पावर्स। तो जो मित्र राष्ट्र थे ना बेटा, उनमें जैसे ब्रिटेन हो गए, है ना, अमेरिका हो गए, ठीक है, फ्रांस हो गए, और जो आपके धुरी राष्ट्र थे उनमें जर्मनी हो गया, ठीक है, दूसरा आपका तुर्की हो गया, जिसको ओटोमन साम्राज्य के नाम से उस टाइम पे जानते थे। तो क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि आपके जो मित्र राष्ट्र थे ना वो जीत गए थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी प्रथम विश्व युद्ध में आपके जो मित्र राष्ट्र थे, जो एलाइड पावर्स थे, वो जीत गए थे, एंड जो सेंट्रल जो पावर्स थी ना बेटा वो आपकी हार गई थी। अब जब सेंट्रल पावर्स हार गई, एक बेसिक सा फंडा है ये, तो कोई व्यक्ति यदि जीत गया तो वो अपनी मनमानी करेगा, अपनी शर्तें पूरी करवाएगा जो बंदा हारा है उससे। तो यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। जब एलाइड पावर्स जीत गई थी ना, है ना, आपके मित्र राष्ट्र जीत गए थे, तो इन्होंने ना कुछ हार्श ट्रीटीज ना थोप दी थी, किन पर, धुरी राष्ट्र पर, यानी सेंट्रल पावर्स पर। ठीक है, तो तुर्की जो था ना बेटा, जिसको ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था उस टाइम पर, उसपे बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटीज थोपी गई थी, ठीक है, और जिसकी वजह से उनका जो खलीफा का जो पोस्ट था ना वो खतरे में आ गया था, वो डेंजर में आ गया था। अब जितने भी जो मुस्लिम लीडर्स थे ना बेटा, उनके हेड थे खलीफा। अब मुस्लिम लीडर्स नहीं चाहते थे कि उनका जो खलीफा है ना, उनका जो स्पिरिचुअल हेड है ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट हुए। तो इसलिए सारे जो मुस्लिम्स थे ना वो एग्रेसिव हो गए थे, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो यही था आपका खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था ताकि जो खलीफा है ना उसकी जो रिस्पेक्ट है वो वैसे ही रहे, उसको डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए। और देखो भाई, अगर खलीफा की पोस्ट को छीन लिया जाएगा, खलीफा का नामो निशानी मिटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, जो मुस्लिम्स थे, है ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनके जो मस्जिद होंगे, उनकी मॉस्क्यूज वगैरह होगी, उनके जो पवित्र जो स्थान होंगे जैसे मक्का मदीना हो गया, वो सारा ना कौन कंट्रोल कर लेता, आपके अलाइड पावर्स कंट्रोल कर लेते, है ना। और दूसरी चीज कि भाई ये जो अलाइड पावर्स थे ना, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम थोप देते किन पर, जो आपकी धुरी राष्ट्र थी उन पर, है ना। तो इसलिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था कि खलीफा की पोस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि खलीफा प्रोटेक्ट कर रहा था पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, एक तरीके से वो उनका हेड था, एंड वो उनकी जितनी भी जो चीजें थी, जितनी भी पवित्र जगह थी, उनकी मस्जिदें जो थी, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो आइए अब आपको इजी लगेगा। ये एक मूवमेंट था जो कि स्टार्ट किया गया था इंडियन मुस्लिम के द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए खलीफा की पोस्ट को, जो कि स्पिरिचुअल लीडर था मुस्लिम्स का। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, है ना। एंड जो आपका खिलाफत जो मूवमेंट है ये आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज इट, क्या था भाई ये, है ना। अभी हमने छोटी सी स्टोरी समझी, तो अब हम देख लेते हैं। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ओटोमन एम्पायर था वो डिफीट हो गया था। ठीक है, मैंने बताया था कि जो पूरा वर्ल्ड था वो दो तरीके से आप डिवाइड करके समझ लो, एक तरफ आपकी एलाइड पावर्स हो गई, है ना, और दूसरी तरफ आपकी सेंट्रल पावर्स हो गई। एलाइड पावर यानी आपके मित्र राष्ट्र, ठीक है, और सेंट्रल पावर यानी आपके धुरी राष्ट्र। तो आपकी धुरी राष्ट्रों में कौन था भाई, ओटोमन एम्पायर था, जिसको आज के टाइम पे ना तुर्की भी बोला जाता है। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ सेवेयर एंड डिवाइडेड द ओटोमन एम्पायर। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग किसको डिवाइड किया गया था, ओटोमन एम्पायर को डिवाइड किया गया था, एंड थ्रेटन यानी जो खलीफा की जो पोजीशन थी ना वो खतरे में ला दी गई थी।
ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सवेयर एंड डिवाइडेड द ऑटोमन एम्पायर एंड थ्रेटन द पोजीशन ऑफ खलीफा। इंडियन मुस्लिम जो थे वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे उनके पवित्र प्लेसेस के को लेकर, होली प्लेसेस को लेकर ऑफ इस्लाम, कि भाई अगर खलीफा की पोस्ट ही ले ली जाएगी है ना तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा, क्योंकि खलीफा एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था सारी चीजों को। एंड द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा वुड बी लॉस्ट, और खलीफा की जो अथॉरिटी है, जो उनकी पावर है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द खलीफा एंड अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज। खिलाफत एजिटेशन इसलिए भी शुरू किया गया था ताकि ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोज किया जा सके और खलीफा की पोस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। द खिलाफत एजिटेशन वाज स्टार्टेड इन 1919, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खिलाफत एजिटेशन 1919 में स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें इनके लीडर्स की, तो इनके दो लीडर्स थे, एक तो मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा मौलाना शौकत अली। स्टूडेंट्स, इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम। Many other leaders and thousands of Muslims supported this movement. ऐसा नहीं कि केवल ये दो ही लीडर्स थे आपकी खिलाफत एजिटेशन में, ऐसा नहीं है, बट अगर हम बात करें ना मेन लीडर्स की, तो वो अली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली जिन्ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे, थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम ने पार्टिसिपेट किया था खिलाफत एजिटेशन मूवमेंट में। नेक्स्ट, व्हाई नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट वर कंबाइंड। अब आपका ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि खिलाफत एजिटेशन जो था एंड आपका नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, उनको आपस में कंबाइन क्यों किया गया था। आपको पता है जो आपका नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है वो आपका 1921 में स्टार्ट हुआ था। नॉन कोऑपरेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन कोऑपरेट कर देना, यानी कोऑपरेट ना करना, ठीक है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक इस टाइप का मूवमेंट था जिसमें मास पार्टिसिपेशन किया था लोगों ने, यानी कि बहुत ही बड़े स्तर पे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मास मूवमेंट हुआ था ये, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अपोज किया गया था ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को, ठीक है। उनके द्वारा जो गवर्नमेंट स्कूल एस्टेब्लिश्ड किए गए थे वो सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स ने जाना छोड़ दिया था, टीचर्स ने बंद कर दी थी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जो लॉयर्स थे ना उन्होंने गिव अप कर दिया था लीगल प्रैक्टिसेस पर, ठीक है। और जो फॉरेन जो क्लॉथ्स थे ना उनको बॉयकॉट किया गया था, उनको बॉनफायर किया गया था, यानी उनकी होली का दहन किया गया था, उनकी बाहर सड़कों पे जला दिए गए थे भाई वो कपड़े, ठीक है, होली का दहन किया गया था। तो ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम शो कर रहे थे ब्रिटिशर्स को अपोजिशन वाला वे अपना, कि अगर जो भारतीय है वो सारे एक साथ जुट जाए ना तो वो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में कही थी कि भाई हिंद स्वराज नाम की जो पुस्तक है महात्मा गांधी ने, उसमें कहा था यदि 1 साल तक हम ब्रिटिशर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना ही बंद कर दे, है ना। भाई ब्रिटिशर्स क्यों थे भारत में, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करा देते, हम लोग उनकी पॉलिसीज मान लेते। अगर हम वही चीजें बंद कर देंगे ना तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ब्रिटिशर्स ना मजबूर हो जाएंगे भारत से बाहर जाने पर। समझ में आया। तो ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का थोड़ा सा था, और इधर आपका हमने खिलाफत एजिटेशन पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। हाँ बंद कर दो 2 मिनट। अब एक बार हम ना थोड़ा सा डिटेल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और पढ़ लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, अ पीपल्स मूवमेंट फॉर स्वराज। ये जो मूवमेंट था ना, ये किसका मूवमेंट था, पीपल का मूवमेंट था, किसके लिए, स्वराज के लिए, ठीक है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ नेशन वाइड मूवमेंट। ये इसमें पूरे राष्ट्र के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये मूवमेंट भी एक मास मूवमेंट था जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। लॉन्च किया गया था ये मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में। बैकग्राउंड क्या रहा है भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों ही लाया गया, क्या ही नीड पड़ी थी इसकी। तो बैकग्राउंड रहा है रॉलेट एक्ट। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने भाई रॉलेट एक्ट लागू कर दिया था, उसकी वजह से जो भारतीय लोग थे जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना पीसफुली तरीके से, तो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा था, है ना, जो कि एक भाई ब्लैक लॉ था इंडियंस के लिए, क्योंकि वो उनसे उनकी फ्रीडम छीन रहा था। तो रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में वही पारित किया गया था, उसने गवर्नमेंट को पावर्स दे दी थी, स्पेशल पावर दे दी थी। कौन सी गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को,
कि वो पॉलिटिकली क्या कर दे, रिप्रेस कर दे सारी एक्टिविटीज जो भी प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं। तो एक तो ये भी कारण था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया गया था। दूसरा आपको मैंने बताया था जलियांवाला मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। जनरल डायर ने भाई वहां पे आक्रमण करा देता भाई, अटैक करा देता आर्मी से, है ना। तो वहां पे उन्होंने सारे जो मतलब सारी चीजें बंद कर दी थी, रास्ते सब बंद कर दिए थे उन्होंने। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। इसने भाई शोक्ड कर दिया था पूरे नेशन को, पूरे जो नेशन था ना वो डर गया था। बाद में जनरल डायर से पूछा भी गया था कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि भारतीयों के दिलों में ना मैं डर और दहशत का माहौल जो है ना वो पैदा कर सकूं, ताकि जो भारतीय है ना वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। तो भाई तुम क्या लोगों को ही मरवा दोगे, इतनी आजादी तुम्हें किसने दी भाई, बट वो लोग तो अपनी चला रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, द खिलाफत इशू, ठीक है। फिर खिलाफत इशू हम अभी पढ़कर आए, खिलाफत इशू भी एक मेन रीजन था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भाई लॉन्च किया गया था, क्योंकि हमने क्या करता था, मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट कर एक मास मूवमेंट बनाया था। खिलाफत इशू हम पढ़ चुके हैं कि भाई तुर्की का जो खलीफा थे उनकी पोस्ट भाई डिसरिस्पेक्ट की जा रही थी और उनसे सारी चीजें ले जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है। पीपल ने लोस्ट कर दिया था फेथ ब्रिटिश जस्टिस में, ठीक है, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स थे ना, उनके साथ अन्याय कर रहे थे, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन पर दबाव बना रहे थे, तो लोग डिससेटिस्फाई हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे, ठीक है। दूसरा मेन फीचर क्या थे, लोगों ने सरेंडर किए टाइटल्स, ठीक है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापसी दे दी थी भाई, ठीक है। तो जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो स्टार्ट हुआ था बाय सरेंडरिंग द टाइटल्स। सबसे पहले टाइटल्स को वापसी किया गया कि भाई हमें कोई टाइटल नहीं चाहिए आपका, हम अपने ऐसे नॉर्मली खुश है, हमें कोई उपाधि नहीं चाहिए बड़ा बनने के लिए। बॉयकॉट किया गया बेटा, बहिष्कार किया गया गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का एंड लो कोर्ट्स का, ठीक है। बॉयकॉट किया गया फॉरेन गुड्स का भी, जो विदेशी कपड़े थे ना उनका बॉयकॉट किया गया, यानी बहिष्कार किया गया और स्वदेशी कपड़ों को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, रिजाइनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, भाई रिजाइन कर दिया गया, ठीक है, अपनी पोस्ट से भाई हट गए। जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में काम कर रहे थे उन्होंने जरूरी नहीं समझा, उन्होंने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि वो शो करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि हमें अब तुम्हारे साथ और वर्क नहीं करना और हमारे भारत को छोड़ दो, हमें स्वतंत्रता चाहिए। रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, लोगों ने टैक्सेस को पे नहीं किया। पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से लोगों ने भाई प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, लोग विरोध कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज का। तो ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा बैकग्राउंड था। इसके बाद हमने स्कोप की बात की है, ठीक है, तो इसके बाद हम स्कोप करेंगे। स्टूडेंट हम बात कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अब उसी में हमने इसकी चीज तो पढ़ ली थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ था, इसके पीछे रीजंस क्या थे। अब हम बात कर रहे हैं इसके स्कोप की, तो आइए देखते हैं एक बार। इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पहला मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट यानी इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन, कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी सेक्शन का हो, सभी सेक्शंस के व्यक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। जितने भी व्यक्ति सोसाइटी में थे, ये इसीलिए मास मूवमेंट कहा जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टुक पार्ट इन इट। सेकंड पॉइंट, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री इन सिटीज। भाई ये जो मूवमेंट था ना ये फैला था, ठीक है, ये गांव से मूवमेंट शहरों में फैला था, यानी बहुत ही बड़े स्तर में इस मूवमेंट में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस तक भी भाई ये मूवमेंट फैल गया था। नेक्स्ट, इट वाज नॉट लिमिटेड टू एनी वन इशू। भाई ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना किसी एक इशू से रिलेटेड नहीं था। इट इंक्लूडेड पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बॉयकॉट। इसमें एक चीज पर ध्यान नहीं दिया गया था, इसमें पॉलिटिकल चीजों पे भी ध्यान दिया गया था, सोशल चीजों पे भी ध्यान दिया गया था, है ना, एंड बहुत सारी एजुकेशनल चीजों का भी बॉयकॉट किया गया था। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो फॉरेन गुड्स था ना, जो बाहर से जो विदेशी कपड़े आ रहे थे उनका बहिष्कार किया गया था। जो स्टूडेंट्स थे एंड जो टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पढ़ाना छोड़ दिया था एंड स्टूडेंट्स ने एजुकेशन लेना छोड़ दिया था, यानी वो दोनों ही अपने घर पर बैठ गए थे। भाई एक तरीके से ये चीज ये शो कर रही है कि ब्रिटिशर्स का ना विरोध किया जा रहा था कि भाई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में ना जाकर ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे हैं।
टीचर्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा रहे, जो आपके एडवोकेट्स हैं, जो आपके लॉयर्स हैं, वो भी आपके कोर्ट्स में नहीं जा रहे, अपना कोई भी किसी भी प्रकार का वो लीगल वर्क नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पे इस टाइम पे ना लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, जो ब्रिटिश लोग थे ना उनकी चीजों का बहिष्कार, उन चीजों का बॉयकॉट करना शुरू किया, और टाइटल्स को भी भाई सरेंडर कर दिया गया था कि ब्रिटिशर्स ने ना उपाधियां दे रखी थी कुछ लोगों को, ठीक है। तो भाई जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी ना वो वापस कर दी थी, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो स्टार्टिंग हुई थी ना वो बाय सरेंडरिंग द टाइटल्स हुई थी, कि सबसे पहले उपाधियों को ना वापस किया गया था, जो टाइटल्स दे रखे थे ना उनको वापसी किया गया था। तो ये चीज ये शो कर रही है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं चाहिए, हमें ओनली इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। नेक्स्ट, द मूवमेंट यूनाइटेड हिंदूज, ये जो मूवमेंट था ना इस मूवमेंट में मैंने बताया था कि भाई हिंदूज ने तो पार्टिसिपेट किया ही था, मुस्लिम्स ने भी किया था, रिच एंड पुअर लोगों ने भी किया, भाई मैन एंड वुमेन ऑल बैकग्राउंड के जितने भी लोग थे ना फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मेन प्रोग्राम्स क्या हुए थे इसमें देख लीजिए। पहला, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, कि भाई वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं गए, ठीक है, कॉलेजेस में नहीं गए एंड कोर्ट्स में नहीं गए, बॉयकॉट कर दिया, बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिया, बिल्कुल ही मना कि भाई नहीं जाना। सेकंड, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, कि भाई विदेशी जो कपड़े आ रहे हैं ना, जो अंग्रेज हमारे देश में कपड़े लेकर आ रहे हैं उनको नहीं खरीदना, हमें उनसे जुड़ी कोई भी चीज नहीं अपनानी, हमें सारी चीजों का बहिष्कार करना है। एंड प्रमोशन ऑफ खादी, कि भाई हमारे यहाँ का जो खादी है ना, जो लोग खुद बना रहे हैं, जो कॉटन क्लॉथ है ना, हमें उनको इम्पोर्टेंस देनी है, हमें बाहरी चीजों को ना महत्व भाई बिल्कुल अब खत्म कर देना है अपनी लाइफ से, हमें अपनी चीजों को प्रमोट करना है, हमें खादी वाले क्लॉथ को प्रमोट करना है, वही चीज हमें खरीदनी है, वही पहननी है और उसी को आगे भाई बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट, सरेंडर ऑफ टाइटल, अभी जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी टाइटल्स थे, जो भी ब्रिटिशर्स ने ऑनर दे रखा था, आपको कोई भी पद दे रखा है, कोई भी रेस्पेक्ट भाई, कोई भी पोस्ट दे रखी है ना, उसको आपने सरेंडर कर दिया था ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सारी ही चीजें ये शो कर रही हैं कि आप ब्रिटिशर्स का ना विरोध करते हो। नेक्स्ट, रिजाइनेशन, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, भाई गवर्नमेंट स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो नहीं जाएंगे अब से। टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया कि टीचर्स अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराएंगे। एक तरीके से सारी ही चीजें ये शो कर रही है कि हर एक व्यक्ति ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहा था उस टाइम पर। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो रही है भाई, कमेटियां बैठ रही हैं, सभाएं हो रही है, किसी में भी कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एक तरीके से जो भी ब्रिटिशर्स की प्लान्स हो रहे हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज है ना, उनका आपको अपोजिशन करना था कुल मिलाकर। प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड पंचायत, भाई प्रमोट करी गई थी नेशनल एजुकेशन की, अपनी राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी जो पहले की शिक्षा थी ना वो मोरल थी, है ना, गुरुओं के द्वारा जो शिष्य होते थे ना उन्हें मौखिक रूप से चीजें वही पढ़ाई जाती थी, और ऐसा कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन वाला सिस्टम नहीं था, ये तो बहुत बाद में आया है। पहले जो ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी ना वो मॉरल टीचिंग को दी जाती थी, आपको बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, आपको चीजों को कैसे फेस करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। आज के टाइम पे तो सारी चीजें टेक्निकल हो गई, तो उस टाइम पे बढ़ावा दिया गया था कि नेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, अपने राष्ट्र के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए ना, छोटी मोटी चीजें कि भाई दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, अपने नेशन के प्रति लव कैसे दिखाना है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन पॉलिसी आप उसको फॉलो करो। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था एंड इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक पॉइंट और ये भी है कि जो लिक्विड शॉप थी ना, जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग करनी थी। अभी पिकेटिंग क्या होता है, पिकेटिंग मतलब होता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, कि जो शराब की दुकानें थी ना उनको टोटली बंद कर दिया गया था, और उनके सामने जो लोग थे ना वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई हमें ये जो शराब की जो चीजें मतलब जो बॉटल्स है ना वो नहीं खरीदनी, क्योंकि वो एक तरीके से हमें लत लगा रही थी, बुरी लत, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा स्पॉट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये जो मूवमेंट है ना ये कंट्री साइड एंड टाउन दोनों ही जगह ये फैला,
तो हमने बात करी कि ये शहरों में तो फैला, गांव के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसीलिए बेटा ये मास मूवमेंट कहलाया था। क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट ना करके ये मास मूवमेंट बना, यानी बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वो किस तरीके से किया? इन द कंट्री साइड, ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ था? द मूवमेंट रीच द विलेजेस, ग्रामीण इलाकों में भाई ये विलेजेस तक मूवमेंट पहुंचा। कौन सा मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थ्रू किसान सभा, किसानों की बड़ी सभा बनाई गई है ना, एंड लोकल लीडर्स के द्वारा ये जो मूवमेंट था ये गांव तक भी पहुंचा। पीजेंट who were suffering under heavy taxes, जो पीजेंट सफर कर रहे थे काफी ज्यादा हैवी टैक्सेस से, क्योंकि वो दे नहीं पाते थे, उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो टैक्सेस को पे कर पाए। एंड एक्सप्लॉइटेशन, और काफी ज्यादा जो किसान थे ना उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उनके ऊपर भाई बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा बाय जमींदार। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था पर रखी थी भाई कि जो ब्रिटिशर्स है ना वो सबसे ऊपर है। उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है भाई, जमींदार को अपॉइंट कर रखा है कि जमींदार जाएंगे और पीजेंट से ना क्या लेकर आएंगे भाई, टैक्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ब्रिटिशर्स एंड जो जमींदार होते थे दोनों के बीच में ना एक गुड कनेक्शन होता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपॉइंट किया करते थे जमींदार को, और जमींदार वो लोग होते थे जिनके पास बिग पीसेस ऑफ लैंड होती थी, है ना, ये भी रिच हुआ करते थे, एंड ये पीजेंट्स पे जाके काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, उनसे टैक्सेस लेते थे, और कभी कभी उनसे टैक्सेस इतने ले लेते थे कि आधे ब्रिटिशर्स को दे देते थे और अपनी भी बीच में कमीशन ये खा लिया करते थे। तो भाई जो पीजेंट थे ना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, इसीलिए जो किसान थे ना उन्होंने अपनी अपनी ना कमेटियां बनानी शुरू कर दी थी, अपनी अलग अलग उन्होंने सभाएं बनाई, उनमें बैठकर वो बातचीत करते थे, एक दूसरे को प्रमोट करते थे कि हमें किस तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध करना है, उनका पोजीशन करना है। फाउंड इंस्पायरेशन इन गांधी जी स्कूल, भाई गांधी जी ने जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट किया ना लोगों की भीड़ जो थी ना वो उमड़ पड़ी, हर जगह से लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो शहर का हो या गांव का व्यक्ति हो। दे रिफ्यूज टू पे टैक्सेस इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में तो किसानों ने टैक्सेस भी पे करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। एंड टू पार्ट इन पीसफुल प्रोसेशन एंड मीटिंग, एंड किसानों ने क्या करना शुरू किया, जितनी भी मीटिंग हो रही थी या जितनी भी जो प्रोसेशन चल रहे थे ना, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही थी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू किया। नेक्स्ट, volunteers spread messages of non-cooperation and encourage people to adopt khadi and boycott foreign goods। जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर्स क्या होते हैं? वॉलंटियर्स ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो लोगों को ना एनकरेज करते हैं, एक तरीके से ना वो अपनी सेवा उपलब्ध करा रहे होते हैं लोगों को, बट उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग उनके आइडियाज को फॉलो करते थे, उनके पीछे चल दिया करते थे, और वो दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते थे, दूसरों को एनकरेज करते थे कि तुम भी भाई इस तरीके से पार्टिसिपेट करो। गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करवाते थे, दूसरे से अलग अलग लोगों को बताते थे। ऐसे ही लोग वॉलंटियर्स होते हैं जो बिना किसी रकम या बिना किसी पैसे के अपनी स्वयं जो सेवा होती है ना, अपनी भाई पूरी जो सेवा होती है ना वो राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो भाई जो वॉलंटियर्स थे ना ये मैसेजेस को स्प्रेड कर रहे थे कि हमें नॉन वायलेंटली, हमें ब्रिटिशर्स का अपोजिशन करना है, उनका विरोध करना है, और पीपल को एनकरेज करना है, उन्हें बढ़ावा देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा खादी यूज करे, और जितने भी जो फॉरेन गुड्स है ना उनको वो बॉयकॉट कर दे, खत्म कर दे फॉरेन गुड्स को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाउन्स की साइड की। टाउन्स में कैसा था मूवमेंट? टाउन्स यानी शहरों की बात की जाएगी अब। अब हम बात करते आ चुके कि भाई कंट्री साइड में मूवमेंट कैसा था। अब हम देखेंगे कि टाउन यानी जो आपके कस्बे थे छोटे या जो आपके शहर थे वहां पे मूवमेंट किस तरीके से था,
उन लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया? तो स्टूडेंट्स ने लेफ्ट कर लिए थे भाई गवर्नमेंट स्कूल्स को एंड कॉलेजेस को, और उन्होंने ज्वाइन कर लिए थे नेशनल इंस्टीट्यूशन। नेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड वहाँ पे बातचीत की जाती थी, लोगों को सिखाया जाता था और उनको वही प्रमोट किया जाता था गांधी जी की फिलोसफी के द्वारा, ताकि वो ब्रिटिशर्स का विरोध कर सके, ब्रिटिश जो रूल है उसको हम लोग अपोज कर सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने लेफ्ट कर दिए थे गवर्नमेंट स्कूल। नेक्स्ट, लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। वही चीज है जो हम अभी पढ़कर आए हैं कि जो लॉयर्स थे ना, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस देने से मना कर दिया था, उन्होंने भाई लेफ्ट कर दी थी चीजें, ठीक है, गिव अप कर दिया था। पीपल बॉयकॉटिंग फॉरेन क्लॉथ्स, लिक्विड शॉप्स एंड गवर्नमेंट फंक्शंस। लोगों ने सरकार का जो चीजें थी उनको मानना बंद कर दिया। ठीक है, सरकार किसकी चल रही थी उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स की चल रही थी, तो लोगों ने सारी चीजों का विरोध किया जो भी ब्रिटिशर्स कर रहे थे उस टाइम पे। जो लिक्विड शॉप्स थी ना, वो बिल्कुल बंद कर दी गई। ठीक है, bonfires of foreign clothes were organized in many cities। भाई bonfires किया गया, बीच रास्ते पर ना, बीच चौराहों पर ना कपड़ों की होली का दहन किया गया, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, ताकि हम ब्रिटिशर्स को ये शो कर सके कि हमें कोई नीड नहीं है उनकी चीजों की और हम उनका ना खुलेआम विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्कूल्स, लाइब्रेरीज एंड पंचायत वर एस्टेब्लिश्ड। ठीक है भाई, एक जो नेशनल स्कूल्स थे ना और अलग अलग जो लाइब्रेरीज थी, ठीक है, और पंचायत, इनका गठन किया गया ताकि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, भारतीय चीजों को बढ़ावा दिया जा सके और ब्रिटिशर्स की जो चीजें है ना उनका बहिष्कार किया जा सके। आई होप आपको पूरा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये समझ में आया होगा। यहाँ से आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है एंड आपका 5 मार्क्स का भी बन सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? कोई भी चीज हो गई, उसके बाद उससे क्या इम्पैक्ट आया, उसका परिणाम क्या आया। ठीक है, ये देखते हैं। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? पॉजिटिव परिणाम क्या थे? इट अवेकन द मासेस एंड मेड देम पार्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो मूवमेंट था ना, इस मूवमेंट की वजह से ना बहुत सारे लोगों में ना जागरूकता आई थी और वो इंडियन नेशनल स्ट्रगल का पार्ट बन गए थे। अब तक जितने भी लोग अपने घरों में बैठे थे, जिन्हें कुछ भी खबर नहीं थी, यहाँ तक कि वो लोग भी उठकर ना नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने आ गए थे। ठीक है, तो इन्होंने भाई अवेकन किया था, जागरूक कर दिया था लोगों को। मास मूवमेंट इसीलिए इसको कहा जाता है और बहुत सारे जो लोग थे वो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट बन गए थे। नेक्स्ट, इट स्ट्रेंथन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, उस टाइम पे जो हमारी INC थी, ठीक है, एक पार्टी थी भाई, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, उसको काफी सपोर्ट किया। ठीक है, स्ट्रेंथन हुई, उसकी शक्ति और बढ़ी एंड टर्न इट इनटू अ मास ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक मास ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गई। नेक्स्ट, इट प्रमोटेड यूनिटी। भाई यूनिटी भी आई, एकता आई हिंदू और मुस्लिम के बीच। इट एनकरेज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। लोगों में ये आया कि जो भी चीजें हमें करनी है ना, खुद करनी है। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता आई लोगों में। प्रोडक्टिव एंड नेशनल एजुकेशन, कि हमें ज्यादा से ज्यादा ना अपने देश की चीजों को प्रमोट करना है, हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है, विदेशी चीजों को सख्त मना करना है यूज करने से। एंड स्वदेशी चीजें, स्वदेशी मतलब अपने देश में निर्मित जो चीजें हैं, अपने देश का जो बना हुआ जो कपड़ा है, स्वदेशी जो आपके कपड़े हैं वो आपको यूज करना है, ना कि विदेशी चीजों का यूज करना है। इट शूड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। और भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से ना, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स की जो फाउंडेशन थी ना, ब्रिटिश जो रूल था ना, उसको पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स को दिख गया था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना अपनी वही पॉलिसी बना रखी थी डिवाइड एंड रूल करने की। वो चाहते ही नहीं थे कि जो भारतीय है ना वो एकजुट कभी भी हो पाए, इसीलिए उन्होंने ये सोचा था कि सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे एंड देन रूल करेंगे, कि भारत को ना बांट देंगे धर्म के आधार पे, तो भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। और उन्होंने ये चीज ना भाप ली थी, उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल गई थी कि यहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम है ना भाई, इनमें कम्युनल डिस्प्यूट है। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने कल्चर को ना प्रोटेक्ट करना चाहता है एंड उसको प्रमोट करना चाहता है। It shows the foundation of British rule and
शो द पावर ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो हमने देखा था भाई कि नॉन वायलेंस से क्या नहीं हो सकता। नॉन वायलेंस से आपने इतना बड़ा मास मूवमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें वायलेंस का यूज करना क्या था, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स थे ना, उन्होंने उसमें वायलेंस का यूज किया ही नहीं। अभी आप आगे देखेंगे कि 1922 में, है ना, यूपी के गोरखपुर में ना एक घटना हो जाती है जिसमें कुछ हिंसक गतिविधि हो जाती है। यही कारण होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ना गांधी जी बंद करवा देते हैं इस टाइम पे। तो कारण ये था कि भाई हिंसक गतिविधि हो गई। गांधी जी चाहते नहीं थे कि उनका जो कोई भी मूवमेंट है ना वो वायलेंटली हो, है ना, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। आइए आगे देखते हैं कि भाई इसकी लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन यानी इसकी सीमाएं क्या थी। द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, ये जो मूवमेंट था ना, कौन सा मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको बंद कर दिया गया था, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था फरवरी 1922 में, आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट। ये वही इंसिडेंट है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि इसमें हिंसक घटना हो गई थी, इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करवा दिया था। Some people became disappointed after the withdrawal। अब बहुत सारे लोगों को ना ये लगा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे ही बंद किया गया ना, कि मूवमेंट बंद नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ना डिससेटिस्फाई हो गए, क्योंकि लोगों ने ना पूरे जोर शोर से ना उसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छे से मास लेवल पे पार्टिसिपेट किया गया था। बट जब एकदम से मूवमेंट बंद हुआ तो उससे लोगों को ना थोड़ा सा बुरा लगा था, वो डिससेटिस्फाई हो गए थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू रिप्रेजेंट एंड अरेस्ट, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई मानी नहीं, उसने लोगों पे अत्याचार करना जारी रखा, उसने लोगों को अरेस्ट करना जारी रखा। ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अ माइलस्टोन। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना वो एक मील का पत्थर साबित हुआ इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। इम्पोर्टेंट है ये, आप जान भी चुके हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत के भाई ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था इसमें मील का पत्थर कैसे साबित हुआ, क्योंकि ये मास मूवमेंट था, लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया था इसमें बढ़ चढ़कर, और क्या क्या चीजें करी थी वो आप अभी पढ़कर आ चुके हैं। नेक्स्ट, इट प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर फ्यूचर, और इसी मूवमेंट की वजह से ना एक पूरा ग्राउंड फ्रेम हो गया था कि आगे हमें किस राह पर चलना है, और ब्रिटिशर्स को भी ये दिख गया था कि भारतीय क्या नहीं कर सकते। मूवमेंट एंड इंस्पायर मिलियंस टू फाइट फॉर स्वराज विद करेज एंड डिसिप्लिन। इसी मूवमेंट ने मिलियंस ऑफ लोगों को ना अवेयर कर दिया था ताकि वो स्वराज के लिए फाइट करे, उनके अंदर करेज आए, उनके अंदर साहस आए। ठीक है, जैसे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल्ड ऑफ क्यों किया गया था, उसको बंद क्यों किया गया था, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ हिंसक गतिविधियां हो गई थी इसलिए उसको बंद किया गया था। तो क्या हुआ था, इसी का एक पूरा नाम है चोरी चोरा इंसिडेंट, जो कि 4 February 1922 में हुआ था। यूपी के गोरखपुर में वही ये हुआ था केस। ठीक है, यहाँ पे क्या था देखो, क्लैश हो गया था, मतलब लड़ाई हो गई थी, डिस्प्यूट हो गया था। जैसे नॉर्मली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हमें उनकी नीतियां भाई अच्छी नहीं लगती, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, सेम उसी तरीके से हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ही ये इंसिडेंट होता है जब लोग भाई क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, है ना, जैसे कि अभी हम पढ़कर आए हैं। तो उसी समय पर ना बेटा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, क्लैश हो जाता है किसके बीच में, पुलिस के बीच में एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में, प्रदर्शन कर्मियों के बीच में। तो प्रदर्शन कर रहे हैं ना वही है प्रदर्शन कर्मी। ठीक है, तो जब क्लैश होता है ना बिटवीन पीपल एंड पुलिस, ठीक है, कब होता है ये, 4 फरवरी 1922 में। कहाँ होता है, यूपी के गोरखपुर में होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटेस्टर्स सेट अ पुलिस स्टेशन फायर, पुलिस स्टेशन ऑन फायर। ठीक है, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं ना भाई वो क्या करते हैं, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, क्योंकि क्लैश होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में। तो पुलिस ना लोगों पर क्या करती है भाई, गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, लोगों को गुस्सा आता है, लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन में ही उन्होंने आग लगा दी। अब आप याद करिए कि गांधी जी ने क्या बोला था कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो वायलेंस हो गई ना।
तो दैट्स वाई गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। यहीं पे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, वो भाई धीमा हो गया था, बंद हो गया था, और बहुत सारे लोग ना डिससेटिस्फाई हो गए थे, असंतुष्ट रह गए थे कि इतना बढ़िया तरीके से मूवमेंट चल रहा था एंड उसको बीच में ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। लोगों को बुरा लगा था इसलिए, ठीक है। और इस घटना में 22 पुलिस जो कर्मी थे वो मारे गए थे। इसी को चोरी चोरा इंसिडेंट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद किया गया था, क्योंकि वो हिंसक गतिविधियों में कन्वर्ट हो गया था, उस दौरान हिंसा हुई थी। एंड गांधी जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि किसी के आंदोलन में बेटा हिंसा हुए। आगे मूव करते हैं। दांडी मार्च, a step that shook the British राज, एक ऐसा स्टेप था जिसने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया था। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज दांडी मार्च? दांडी मार्च था क्या? द दांडी मार्च वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाय महात्मा गांधी। कब स्टार्ट किया गया था? इम्पोर्टेंट डेट है 12 मार्च 1930 में, ठीक है। ही वॉक, अब इसमें क्या हुआ था तो पहले छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं, है ना, फिर उसको पढ़ेंगे। कि जो दांडी मार्च था ना, वो इसलिए शुरू किया था, इससे पहले ये हुआ था कि उस टाइम पे लॉर्ड इरविन जो कि गवर्नर थे ब्रिटिश राज में, तो एक याचिका लिखी गई थी, एक पिटीशन लिखी गई थी, उसमें 11 चीजों की डिमांड करी गई थी इंडियंस के द्वारा, यानी हमारे साइड से जो गांधी जी थे वही चीजों की डिमांड कर रहे थे, है ना। और वो किस पार्टी से रिलेटेड थे? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 11 चीजों की डिमांड करी गई, जिनमें से एक डिमांड ये भी थी कि नमक पे जो तुमने ये इतने ज्यादा टैक्स लगा रखे हैं ना, इसको भाई हटाया जाए, और ये जो नमक पे जो मोनोपोली कर रखी है ना, ये भी खत्म की जाए। ब्रिटिशर्स ने ये रूल ला दिया था कि नमक पर ना, सोल्ट पर केवल उन्हीं की मोनोपोली रहेगी। ओनली ब्रिटिशर्स कैन प्रोड्यूस सोल्ट, वही प्रोड्यूस कर सकते हैं सोल्ट को, और कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता सोल्ट का। तो ये चीज गलत थी, ठीक है। तो लोगों ने, जब गांधी जी ने उन्हें चीजें बताई और लोगों को खुद भी दिख रहा था, क्योंकि जो नमक है ना, वो एक ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के द्वारा यूज करी जाती है। और नमक कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हम खाना बना ले बिना नमक का और उसको खा ले, वो नेसेसरी है, मतलब बेसिक है, फंडामेंटल है बिल्कुल। खाने में नमक चाहिए वरना टेस्ट आएगा ही नहीं। ये बहुत जरूरी था कि भाई नमक पे से ब्रिटिशर्स की मोनोपोली हटे। बट इरविन ने, लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। तो गांधी जी ने दांडी मार्च या सोल्ट सत्याग्रह जिसको बोलते हैं वो शुरू कर दिया, ठीक है। ये रीजन था क्योंकि इरविन के द्वारा गांधी जी की डिमांड्स को नकार दिया गया था। देखिए, दांडी मार्च एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो कि महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 में। ही वॉक 240 माइल, ठीक है, 240 मील भाई वो चला करते थे, अबाउट 385 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी टू ब्रेक द सोल्ट लॉ। इम्पोर्टेंट है, वो टोटल कितने मील चले थे? 240 मील चले थे, जो कि 385 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। तो उन्होंने इतना परिश्रम किया था, देख लीजिए। नेक्स्ट, क्यों चले थे भाई वो इतना, कहाँ तक चले थे, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। साबरमती आश्रम से दांडी तक वो चले थे, फिर यहाँ पे उन्होंने भाई समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया, ठीक है। देखो व्हाई वाज इट डन, ऐसा भाई क्यों किया गया, क्योंकि क्या क्या हुआ था, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट सोल्ट लॉ, ये इसलिए ऐसा किया गया था क्योंकि वो अन्यायपूर्ण जो नमक कानून था ना बेटा, उसका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट, टू अपोज ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन, ये जो ब्रिटिशर्स है ना, वो जो अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, वो ना करे, वो खत्म कर दे। इसलिए टू ब्रिंग पीपल टुगेदर इन द फ्रीडम स्ट्रगल, ताकि लोगों को इकट्ठा एक साथ लाया जा सके, इसलिए ये मूवमेंट शुरू किया गया था। टू शो द पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंस की पावर को शो करने के लिए, एंड सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबे का मतलब कि चीजों का ना मानना, ठीक है, एंड सिविल मतलब सिटीजन के द्वारा। तो सिविल डिसोबीडियंस मतलब जब लोग चीजों को ना माने और जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी चीजों का विरोध करते जाए, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस। अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये भी मूवमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था भाई, ये देख लीजिए।
व्हाट हैपन, क्या हुआ था, ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी रीच दांडी एंड मेड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। उन्होंने कब से करना शुरू किया था, 12 मार्च 1930 से, ठीक है। एंड वो कब पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। गांधी जी रीच, कहाँ पहुंचे, वो दांडी पहुंचे। एंड दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या बनाया, समुद्र के पानी से उन्होंने नमक बनाया। इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। नेक्स्ट, पीपल अक्रॉस इंडिया ब्रॉक द सोल्ट लो बाय मेकिंग सोल्ट। और गांधी जी ने भाई जैसे ही नमक कानून तोड़ा, वैसे ही भारतीयों के द्वारा भाई नमक बनाया गया। और एक तरीके से जो मोनोपोली का टैग लगा रखा था ना नमक पे, वो हटा दिया गया था, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि कोई भी बनाए, बट गांधी जी ने भी डिमांड रख दी कि या तो मेरी बातें मान ली जाए, है ना, जो वो डिमांड करते हैं वो मान ली जाए, नमक पे से कर हटा दिया जाए, ये मोनोपोली वाला जो तुम्हारा प्रोडक्शन है ना इसको बंद किया जाए, क्योंकि भाई नमक एक बेसिक चीज है और तुम अपनी मोनोपोली जमा कर बैठ गए उससे। बट गांधी जी की बात मानी नहीं गई थी, इसलिए उन्हें भी ऐसा करना पड़ा, उन्होंने नमक कानून ही तोड़ दिया। थाउजेंड्स वर अरेस्टेड, ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया, उन्होंने लोगों को अरेस्ट किया। नेक्स्ट, द मूवमेंट इज स्प्रेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये भी जो मूवमेंट था ना ये हर कॉर्नर ऑफ द कंट्री में फैल गया था। नेक्स्ट, a pinch of salt become a symbol of freedom, यानी छोटी सी नमक की चुटकी भाई फ्रीडम का सिंबल बन गई थी। हर एक चीज आप देख रहे हो ना फ्रीडम से रिलेट करती है यहाँ पर। आगे मूव करते हैं। ये पिक्चर दिख रही है आप सभी को कि किस तरीके से यहाँ पर जो गांधी जी है ना वो सोल्ट बना रहे भाई, है ना, नमक, उन्होंने नमक कानून तोड़ा और उन्होंने समुद्र के पानी से खुद नमक बनाया। एंड उनके साथ उनके फॉलोवर्स हैं ये सारे, ठीक है। एंड ये रहा हमारा झंडा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। एंड अगर टोटल फॉलोवर्स की बात की जाए तो 78 फॉलोवर्स थे, है ना, वो वॉलेंटियर्स थे। वॉलेंटियर्स यानी वो बिना किसी पैसे के अपनी भाई पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल मूवमेंट्स में, है ना, उनमें राष्ट्र की भावना थी, राष्ट्रवाद था उनमें। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लोगों ने यहाँ से चलना शुरू किया था, साबरमती आश्रम से, ठीक है। टोटल कितने डेज लगे थे उन्हें, 24 डेज लगे थे, ठीक है। एंड टोटल कितने मील वो चले थे, 240 मील चले थे, 385 किलोमीटर चले थे, ठीक है। और भाई वो 10 दिन में उन्होंने ये किया था, मतलब 10 किलोमीटर भाई वो डेली चला करते थे। नेक्स्ट है आपका जो भाई एंड होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये गुजरात में होता है, मैप में बनने को आता है, इंपॉर्टेंट है ये कि दांडी कहाँ पर है भैया, तो ये गुजरात में है। What is salt law? Salt law क्या था? The British government had a monopoly. ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी किस पर, प्रोडक्शन ऑफ सोल्ट पर, ठीक है, कि कोई भी उसको नहीं बना पाएगा। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार होना, केवल उन्हीं के पास पावर थी उसको प्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट, पीपल जो थे वो अलो नहीं थे टू मेक और कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी। ना तो कई लोग खुद का वो नमक बना सकते थे एंड ना ही वो क्या कर सकते थे, समुद्र से वो नमक लेकर भी नहीं आ सकते थे, यानी वो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते थे। नमक यदि लोगों को लेना है ना तो वो ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे, उन्हीं से लेंगे। नेक्स्ट, दे हैड टू बाय फ्रॉम द ब्रिटिश एंड पे हैवी टैक्सेस। वही वाली चीज है कि लोग खुद नहीं बना सकते थे नमक, ना ही वो कहीं और से ले सकते थे, ओनली ब्रिटिशर्स से ले सकते थे। एंड उनको इस पर हैवी टैक्सेस पे करना होता था जो गरीब लोग नहीं कर पाते थे। इसलिए जो गांधी जी टोटली जो अटैच थे ना, वो गांधी जी भाई ये बोलते थे, उनकी एक कोटेशन है, अगर तुम्हें विकास करना है ना भारत का तो ग्रामीण इलाकों से करना शुरू करो। वो ज्यादातर जो अपना जो एक मोटिव था ना उनका कि सबसे पहले किनका विकास करना है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं शहरों से विकास करके गांव तक पहुंचे, बट बिल्कुल ही तुम्हें लो से स्टार्ट करना है फिर हाई तक तुम पहुंच पाओगे, ठीक है। लेबर्स पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे, वो पीजेंट्स पे ध्यान दिया करते थे, जो भी ये दबे जो कुचले जो दबाव समूह होते हैं, है ना, जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है, उन पे बहुत ध्यान दिया करते थे गांधी जी। Why was salt law implemented? Salt जो law था वो implemented क्यों किया गया था भाई ब्रिटिशर्स के द्वारा? To earn money from basic need,
कि भाई मैंने बताया ना, जो सोर्स था वो एक बेसिक नीड था हर एक व्यक्ति की। गरीब भी उसको यूज करेगा, अमीर भी उसका इस्तेमाल करेगा, है ना। ऑफ द पीपल एंड कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ताकि ब्रिटिशर्स ना लोगों के हर एक लाइफ के एक्सपेक्ट को ना पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले सके, इसलिए उन्होंने सोल्ट लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था। हाउएवर आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से सोल्ट लॉ आपका क्या था, वो शुरू क्यों हुआ, वो खत्म कैसे हुआ, टोटल कितने दिन वो चले, है ना, डेली वो कितना चले, कितने लोग थे इसमें। तो यहाँ से आपका सोल्ट लॉ खत्म।